हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास में कोई पार्टिकल रखा है या कोई सिस्टम रखा हुआ है या कोई बॉडी, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहता है। जैसा कि आप न्यूटन का थर्ड लॉ तो जानते ही हैं कि कोई भी बॉडी पे अगर कोई हम फोर्स लगाएंगे तो वो उतना ही अमाउंट में हमको रिवर्स में फोर्स लगाता है। तो वो क्या करता है, उस पार्टिकल को या उस सिस्टम को या उस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आने की कोशिश करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब इसी को समझते हैं कि अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग गए, मतलब किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लग गया, मान लीजिए कि दो फोर्स लग गए, तो दो फोर्स को आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आने के लिए एक तीसरा फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि वो दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के अपोजिट में हो। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके ऊपर में हम लोग खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और लैमिस थ्योरम को भी समझेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल लिख लीजिए, या फिर बॉडी लिख लीजिए, या फिर सिस्टम लिख लीजिए। तीनों में से सब के सब ओके है। ठीक है, अभी समझते हैं। देखिए, अगर मेरे पास में यहाँ पास में एक बॉक्स रखा गया है और इस पे यहाँ पास में ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, मैं F1 का फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो अब ये बॉडी हिलनी नहीं चाहिए। एग्जांपल समझिए, ये बॉडी अपनी जगह से मोशन में अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इस सरफेस पे जब रखा गया है तो इसके अपोजिट में यहाँ पास में एक फोर्स लग रहा होगा, F2 फोर्स, जो इस F1 फोर्स को ब्रेक कर रहा होगा, काट रहा होगा, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहा होगा, जिसके कारण ये बॉडी एक रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब इसको आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि बॉडी जब रेस्ट पे होती है इसका मतलब है कि उस बॉडी पे इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा है, मतलब कि फोर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई बॉडी है जो मोशन में है। ठीक है, अब एक बार आपने फोर्स लगा दिया और मोशन में भी कौन सा मोशन होना चाहिए, वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म में कौन सा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला होना चाहिए भी, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बॉडी जो है आपकी एक्सेलरेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्सटर्नली नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे समझ लीजिए कि अब ये जा रहा है, अब बीच में एयर रेजिस्टेंस पड़ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस को रोकने की कोशिश करेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस लग गया, उसको रोकने की कोशिश किया, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद वो रुक जाने वाला है। पर अगर इसी को मैं स्पेस पे ले जाऊं और वहां उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसका भी जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो ये तो हो गई कि दो फोर्स की बात। अब मान लीजिए कि तीसरा फोर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाता है एकदम। ठीक है, देखिए कैसा है, मान लीजिए कि ये F1 फोर्स है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मान लीजिए कि ये F1 फोर्स है। ठीक है, और यहां पास में एक लगा दिया मैंने F2 फोर्स। मान लीजिए कि यहां पास में एक बॉडी है जिसको एक रस्सी से बांध के F1 का पर्सन खींच रहा है इधर और एक F2 का पर्सन खींच रहा है इधर। ठीक है, एक गुलेल टाइप से बोलते हैं जिसको। तो यहां पास में अगर ये पत्थर है समझ लीजिए, तो ये क्या इधर फेंकाएगा रिजल्टेंट के हिसाब से। अब मैं ये चाहता हूं कि ये पीछे ना फेंकाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाथ से ऐसे पकड़ के खींचते हैं। तो ये वाला जो हाथ है इसको जो पीछे ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं, तो ये कितना फोर्स लगाएगा जिसके कारण ये स्टेबल पोजीशन पे रहे। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। इसको अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं यहां पास में, देखिए इस टाइप से, ये तो ये बनेगा F3 फोर्स। ठीक है, अब ये इधर लगने वाला है, अब इसके अपोजिट में अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये दोनों को इक्वल अमाउंट में ये इधर फोर्स लगा पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स में इधर ले लेता हूं, ये देखिए इस टाइप से F3 फोर्स। तो ये F3 फोर्स इन दोनों F1 और F2 को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा, और ये सिस्टम अभी क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। ये वाला पॉइंट कैसा रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। बस यही है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कि रेस्ट पोजीशन, रुका हुआ पोजीशन पे दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखा जाए तो वैसे तो पूरा पूरा सिस्टम जो है वो मोशन में ही रहता है, यूनिफॉर्म पे। अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ अगर मोशन में है
तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो रेस्ट पोजीशन पे, विद रिस्पेक्ट टू मी वो रेस्ट पोजीशन पे है, मेरे हिसाब से वो रेस्ट पोजीशन पे है, पर अर्थ के हिसाब से वो मोशन पे ही है, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा अपने आप पे, ठीक है। अभी कैसे समझ रहे हैं हम लोग कि बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू यू या फिर विद रिस्पेक्ट टू मी, अभी वो बॉडी कैसा है, रेस्ट पोजीशन पे ही है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था। अब इसके हिसाब से हम लोग किसी भी जैसे F1, F2 और F3 का फोर्स निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में एंगल प्रेजेंट हो। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए लैमिस थ्योरम है। क्या है, लैमी थ्योरम। तो लैमी थ्योरम कैसे वर्क करता है, देखिए बहुत सिंपल सा है। F1 इधर है तो इसका ये वाला एंगल को लेना है आपको अल्फा, F3 इधर है तो इसको आप लीजिएगा गामा, F2 है तो इसको आप लीजिएगा बीटा। देखिए F1 के लिए अल्फा, F2 के लिए बीटा और F3 के लिए गामा, ठीक है। तो कैसे ये वर्क करेगा, देखिए F1 अपॉन, इसमें साइन का लॉ लगेगा, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। तो इसी को बोलते हैं आप लैमिस थ्योरम। तो अगर आपके पास में ये एंगल प्रेजेंट है तो आप किसी भी का फोर्स निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का। हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं और कैसे ये कनेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में ये हेल्प करता है, ठीक है, ठीक। अभी देखिए इसको एक और अलग तरीके से बनाया जाता है, ट्रायंगुलर के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो इसी को देखिए मैं सिस्टम को बनाता हूँ थोड़ा। ये देखिए ये F1 है, इसको आप F1 को इधर ले लीजिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये F2 को, ये इधर जा रहा है तो मैं इसको यहां से ले रहा हूं, ऐसा, ये हो गया F2 और ये हो गया F1। ये F3 इधर आ रहा है, इसको मैं रिवर्स ले लेता हूं, ये वाला देखिए ये F2 हो गया और ये F3 हो गया, ठीक है। तो इसको देखिए अभी ये इधर जा रहा है तो इसको रिवर्स के लिए इसको इधर जाना चाहिए। तो जब ये इधर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इधर लग रहा है, पर मैं चाहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए इसके रिवर्स में मतलब इधर फोर्स लगना चाहिए। तो ये यहां से ऐसा फोर्स लग जाएगा, देखिए ये इधर, तो ये बन जाएगा F3। अगर ये वाला रिजल्टेंट इधर की जगह इधर लगा तो इसका मतलब है कि ये जो बॉडी है वो इधर मूव करेगा, इन दोनों का फोर्स लग के ये बॉडी इधर मूव करेगा। पर अगर ये फोर्स इधर लग जाए तो इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पोजीशन पर रहेगा और इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको एंगल पे कैसे लिया जाता है। देखिए ये F3 है, ये F2 है, तो इसको एक्सटेंड करिएगा और ये इसको ले लीजिएगा बीटा। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन का जो ये पूरा एंगल होता है वो पाई एंगल होता है। तो अगर ये बीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, पाई माइनस बीटा। दोनों को अगर आप सम करेंगे तो पाई माइनस बीटा प्लस बीटा दोनों कैंसिल और बचेगा सिर्फ पाई, ठीक है, ठीक। देखिए इसको एक्सटेंड करिए आप इधर, ये एंगल बनेगा गामा और ये अंदर का एंगल बनेगा पाई माइनस गामा, ठीक है। देखिए इसको एक्सटेंड करिए इधर, ये देखिए इसको याद रखिए एक्सटेंड करते टाइम पे ये इधर जा रहा है तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, अल्फा, ठीक है। देखिए ये इधर जा रहा है तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये इधर जा रहा है तो ये वाला हिस्सा, ऐसे राइट मूव करते जाएगा, ये ऐसा और ये वाला इधर, ठीक है। ये अल्फा है तो ये क्या रहेगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, इसको भी देखिए F1 के सामने वाला पाई माइनस अल्फा, तो इसको लिखेंगे F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा। ये बनेगा F2 अपॉन, F2 के सामने वाला ये पाई माइनस बीटा, ये बनेगा साइन पाई माइनस बीटा, और तीसरा वाला बनेगा F3 का साइन पाई माइनस गामा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। अभी इस पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये पाई का वैल्यू है, ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रूल मालूम है तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखिए ये इस टाइप से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। अगर 90 डिग्री का लिया जाए तो जो साइन है वो कॉस बन जाता है, कॉस है तो साइन बन जाता है, और अगर 180 मतलब 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, इसमें 270, तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ साइन का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। मतलब साइन मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि वो किस कोऑर्डिनेट में
है ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा के आसपास में आता है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और जो कोसेक होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो ये वैल्यू है साइन पाई माइनस गामा, तो वो आपका साइन गामा के फॉर्म में ही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको पढ़े ही होंगे, ठीक है, 10th में ये है, अगर आप मैथ्स पढ़े 10th का तो आपको ये आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो ये था आपका इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, बॉडी या फिर सिस्टम, बहुत ही सिंपल सा था, और ये था हमारा लैमी थ्योरम, ठीक है। तो या तो आपको लैमी थ्योरम से निकालना पड़ेगा इस फोर्स को, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट को ब्रेक करके हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, समझ लीजिए कि F1 का फोर्स इधर है, तो ठीक है, अगर ये F1 फोर्स को मैं ऐसे लूं, ठीक है, तो देखिए ये F1 जो फोर्स है वो किसका फोर्स है, तो ये जो F3 फोर्स है ये रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 है। अगर इसके ये F1 F3 जो था इसके कॉम्पोनेंट क्या हुए थे, ब्रेक हुए थे, तो F1 जो है वो F3 के मुकाबले कितना है, इसको कैसे लेंगे, तो F3 का जो ये F1 रिजल्टेंट है, F1 जो वैल्यू है वो कितना है, तो इसको देखिए कैसा है, ये इस टाइप से है, ये ऐसा, और ये बन गया इधर, ठीक है, ये वाला F2 वाला इधर है। तो अगर इसके कॉम्पोनेंट को देखिए इस टाइप से ब्रेक किया जाता है, ठीक है, ये थीटा है, तो देखिए ये F1 बन गया, और ये ऊपर वाला मतलब ये वाला ये बन गया F2, ठीक है। अभी इसको मैं F2 किधर ले आता हूँ, देखिए इस टाइप से, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, अगर ये F3 से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो F2 की वैल्यू कितनी आती है मेरी, F2 की वैल्यू आती है F3, सामने वाला है साइन थीटा, इतना ही आता है अगर ये थीटा एंगल है तो। और F1 कितना आता है, तो F1 कितना आता है, F3 cos थीटा, इसको इस टाइप से लिया जाता है। तो इसी का यूज करके आपको फिर फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक है जो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मतलब कि कोई दो बॉडी है जो इंटरकनेक्टेड है तो उसके मोशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जनरली इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए पुली सिस्टम इसको बोला जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास में ये पुली है और इसमें एक रस्सी ऐसा लटका हुआ है और दूसरा रस्सी ऐसा लटका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पास में एक बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, मान लीजिए इसका मास है कैपिटल M, और इसका वेट निकालेंगे तो इसको G से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पास में भी एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, और इसको भी वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये g बन जाएगा, ठीक है। अब इसके कारण ये फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक। तो mg हमारा वेट हो गया जो फोर्स है। अब इसको रोकने के लिए ये वायर पे एक टेंशन फोर्स लगेगा अपोजिट में T, ये भी नीचे। अब देखिए जो मोशन है वो कैसा होगा, ठीक है। अभी इसका वेट जो है mg का वेट जो है कैपिटल mg का वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल mg के मुकाबले, तो जिसके कारण क्या होगा, ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, डाउनवर्ड में होगा, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड में जाएगा तो ये पुली है तो ये इसको ऊपर खींचेगा, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड की तरफ। पर इसमें ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगती है, हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ। इसको रोकने के लिए देखिए यहाँ पास में इस पे भी टेंशन आएगा, ये बनेगा T। अब ये दोनों बॉडी इंटरकनेक्टेड है, जब ये मोशन में आया तो ये भी मोशन में आएगा, ठीक है। तो दोनों बॉडी क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए इसके फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो एक्सेलरेट हो रहा है ये बॉडी, ये कितना हो रहा है। सेकेंड चीज, ये जो वायर है इस पर टेंशन कितना पड़ रहा है, इन दोनों को हमको फाइंड आउट करके देखना है, ठीक है। तो छोटा सा डेरिवेशन है और इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो जितना भी अगर मैं इस वीडियो में अपने न्यूमेरिकल्स को बनाना चालू करूं तो मेरे को लगता है 4-5 घंटे बीत जाएंगे। तो हम थोड़े बहुत करेंगे और बाकी आप बुक से करके देखिएगा। कोई इशू आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको लिफ्ट वाला जो मेरा पिछला वीडियो था वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मालूम होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए इसके लिए कैसे हमारा फोर्स वाला वर्क करेगा। देखिए ये mg है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है, ठीक है।
देखिए कैसे निकालते हैं। ये अगर मैं इसका फोर्स निकालना चाहता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन जो है हमारा, ठीक है, ठीक, तो देखिए एम ए कितना होगा, बॉडी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, बॉडी अगर नीचे की तरफ जा रही है और ये भी mg भी नीचे तरफ है, तो ये पहले mg लग जाएगा। अब इसको रोकने के लिए टी टेंशन फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये हो गया टी। एग्जैक्ट फोर्स बन रहा है वो ma बन रहा है। देखिए आपका लिफ्ट वाले में जो टेंशन फोर्स, इसमें जो टेंशन फोर्स है उसमें वो रिजल्टेंट फोर्स था, ठीक है, मैं शायद गलती से आपको रिजल्टेंट फोर्स बोल दिया इसमें। ये जो टेंशन फोर्स है उसमें रिजल्टेंट फोर्स था। एक्सेलरेशन मतलब एक्चुअल में जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसके कारण ये मोशन में आया है, और mg ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है, जो वेट जो हम बोलते हैं वो है, ठीक। बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए mg पहले लेना है आपको, ठीक। इसको इक्वेशन आप 1 ले लीजिएगा। अब इस पे देखिए, ये कैपिटल M लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक। इसको लेते हैं हम, देखिए तो ये वाला है आपका डाउनवर्ड। अब अपवर्ड के लिए देखिए, अपवर्ड के लिए देखेंगे तो एक्सेलरेशन स्मॉल m a mg। अब ये बॉडी जो है ये अपवर्ड की तरफ जा रही है, अब अप मूव हो रहा है ये, तो टेंशन को पहले लीजिएगा माइनस स्मॉल m g, ठीक है, ठीक। दो इक्वेशन बन गए हमारे। अब दोनों इक्वेशन को हमको इंटरकनेक्टेड करना है, रिलेट करना है और वैल्यू को निकालना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले एडिशन कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। एडिशन करने से क्या आएगा हमारे पास में, देखिए जब इसका एडिशन करेंगे तो ये एम ए और ये है, तो कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए ये बनेगा, ठीक। दूसरे साइड में देखिए एम जी माइनस टी प्लस टी माइनस स्मॉल एम जी, इसमें से ये माइनस टी और प्लस टी कैंसिल हो गया, ठीक। इसमें से ए को आप बाहर निकाल लीजिए, कैपिटल एम स्मॉल एम, इसको देखिए इसमें से क्या बाहर आएगा, जी बाहर आएगा, तो इस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ए निकालना है कितना आएगा, एम माइनस एम जी डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस एम। तो इस तरीके से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं कि जो बॉडी है वो कितना एक्सीलरेट होगी, ठीक है। इस पे याद रखिएगा ये जो पुली है जो इस पे घिसटाव हो रहा है ये फ्रिक्शन लेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन अभी एज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक हम फ्रिक्शन नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन अभी इसमें नहीं ले रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उस पर पहले से पॉइंटेड रहेगा कि ये फ्रिक्शन है कि अभी नहीं ले रहा है, ठीक है, ठीक। तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि इस वाले वायर या इस वाले वायर, दोनों वायर पर टेंशन सेम बनने वाला है, ठीक है, ठीक। तो देखिए इस पे जो टेंशन बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है, दोनों का टेंशन टी ही लिया जा रहा है इसीलिए। देखिए तो हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ही डिराइव करना है और डिवाइड कर दीजिएगा। क्या करना है आपको, डिवाइड, तो ये आएगा कैपिटल एम ए डिवाइड बाई स्मॉल एम ए, और इधर आएगा एम जी माइनस कैपिटल टी स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल टी, यही आएगा। एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी जिधर इतना एक्सेलरेट होगा ये भी उतना ही एक्सेलरेट होगा, ठीक है, ठीक। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये बनेगा कैपिटल एम एम जी माइनस टी, और ये बनेगा स्मॉल एम कैपिटल एम जी माइनस टी, मल्टीप्लाई करिए कैपिटल एम स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम टी, स्मॉल एम कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम टी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, ये स्मॉल एम टी को आप इधर ले जाइए या इसको इधर लेके आ जाइए, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए इसको इधर लेके चल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी देख लेते हैं एक बार, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, यहाँ मिस्टेक हो गया, टी माइनस स्मॉल एम जी था, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा टी माइनस स्मॉल एम जी, और ये बनेगा कैपिटल एम टी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम जी। अब ठीक है, ठीक है, देखिए तो इसको इधर ले आइए तो ये बनेगा कैपिटल एम टी, ये इधर आएगा तो प्लस स्मॉल एम टी, ये इधर जाएगा तो कैपिटल एम स्मॉल एम जी प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम जी, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें से टी को बाहर निकाल लीजिए, अंदर रहेगा कैपिटल एम स्मॉल एम टी, और ये तो बनेगा 2m m g, टी इक्वल टू आएगा हमारा आंसर 2 कैपिटल एम स्मॉल एम जी अपॉन
कैपिटल एम स्मॉल एम। तो इस तरीके से हम लोग टेंशन भी निकाल सकते हैं डिराइव करके, ठीक है। तो जनरली आपको डिराइव नहीं करना पड़ता है, आप एक दो बार करते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर अब क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में। बोलता है क्वेश्चन में, ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। देखिए ये हमारा रोप है जिसमें से ये रोप का 2 मीटर लेंथ है और इसमें एक वेट लगाया गया है जो 6 kg का है, ठीक है। ठीक। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखिए इसको इस साइड में फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का। 6 kg का वेट टांगा गया है यहाँ पास में, ठीक है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक विद द वर्टिकल। मतलब कि देखिए ये वर्टिकल के साथ ये जो एंगल देख रहे हैं ये कितना एंगल है, ये हमको फाइंड आउट करके बताना है। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द रोप। ये जो रोप है इसका मास को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम क्या क्या रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये 6 kg दिया हुआ है, ठीक है, ये मास दिया हुआ है, तो इसको हमको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूटन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जी को बोला है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेट निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, एम जी, यही फॉर्मूला हो गया। एम दिया हुआ है 6, जी दिया हुआ है 10, हमारा तैयार हो गया 60 न्यूटन। देखिए 60 न्यूटन हमारा वैल्यू आ चुका है अब, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 60 न्यूटन के हिसाब से ये टी आपका जो लगा है T2 टेंशन पे है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है। देखिए ये 60 न्यूटन का यहाँ पास में, तो इसके लिए ये एक रिवर्स में एक फोर्स लगाया गया है। अब इसको रोकने के लिए इस पॉइंट पे ये T2 लगाया गया है, ठीक है। तो T2 नीचे की तरफ आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे अगर आप, T2 नीचे की तरफ आएगा, ये फोर्स पूरा ऊपर तक नहीं जाता है। जहाँ पास में ज्वाइंट आ जाए, मतलब आपने यहाँ हाथ लगा दिया तो यहाँ पास में आपका फोर्स चेंज हो जाएगा, ये फोर्स ऊपर तक नहीं जाएगा, ठीक है। 60 के लिए ये वाला फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए इसको रोकने के लिए ये वाला और इस दोनों को रोकने के लिए T2 फोर्स यहाँ पास में है। ये ऐसा बोल सकते हैं 50 को रोकने के लिए T2 और T1 फोर्स है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 50 और T2 को रोकने के लिए T1 फोर्स है, ठीक है। तब जाके ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है द रोप में विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो कंडीशन है ये पॉइंट ये रुका हुआ कंडीशन पे है, ठीक है। ठीक, तो ये 60 न्यूटन हो गया, ठीक। अगर आप इसको फ्री डायग्राम यहाँ पर बनाए तो ये थर्ड वाला देख सकते हैं आप, फ्री डायग्राम है, ठीक है। ये वाला डायग्राम ये सेकंड वाला के लिए बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो ठीक है, देखिए अब ये 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है जो कि आपका 60 न्यूटन है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 60 न्यूटन इधर नीचे लगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये T2 फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा, तो ये 60 है तो ये भी 60 ही रहने वाला है, ठीक है। तो T2 कितना निकला हमारा, 60 निकल के आया है, ओके, ठीक है। तो देखिए mg वेट जो है वो T2 के बराबर है, ओके, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया, ये 60 न्यूटन, ठीक है। फिर ये वाला फोर्स लग रहा है, इसको तो आप T3 मान सकते हैं। तो अगर इसको आप T3 मानते हैं, देखिए T3 जो है वो 50 न्यूटन का फोर्स लग गया, ठीक है। अब ये T1 है, ठीक है, ये रिजल्टेंट इसको अगर आप मानते हैं तो इसकी दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे। देखिए अगर ये T1 ऐसे जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक इस साइड में अप की तरफ और एक आपका इस साइड में, दो साइड होगा। ये वाला इसको इधर कर देंगे तो ये 50 न्यूटन है, और इसको अगर आप नीचे कर देंगे तो ये T2 60 न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट में लिया गया है, ओके। अब देखिए ये वाले एंगल की बात हो रही है थीटा। अगर मैं यहाँ पास में एक ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है ये किस टाइप का वैल्यू रहेगा, तो ये जो वैल्यू है ये T2 है, मतलब 60 न्यूटन का है, यही है, ठीक है। अब इसका ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू है 50 न्यूटन, तो देखिए ये 50 न्यूटन का वैल्यू आ गया, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये भी 50 न्यूटन आया। दोनों अपोजिट में है यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये वाला 60 है क्योंकि ये भी 60 था, देखिए बहुत सिंपल सा है एकदम, ठीक है, ठीक। अब देखिए मुझे एंगल निकाल के बताना है, तो मैं कैसे निकालूंगा इसका वैल्यू को, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है। अब मुझे थीटा चाहिए, तो देखिए
tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर और ये वाला वैल्यू हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर में कितना है 50 न्यूटन, देखिए 50, बेस में कितना है 60 न्यूटन, तो कर लीजिए 60, 0 0 कैंसिल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 5/6, यही वैल्यू आएगा। ठीक, अब अगर आप 5/6 को अगर आप डिवाइड करते हैं, देखिए 5 और ये बन गया 6, 5 तो डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा दीजिए, 50 बन जाएगा। ठीक है, तो 6 8 जा 48 होता है, तो ये 50 अगर बनता है तो ये 48, 2 बचा 20, जीरो लगाने के बाद। ठीक है, तो 20 है तो 3 जा 18, फिर 20, फिर 18, तो 8.33 वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब इसमें खास बात देखिए क्या है, अब मेरी वैल्यू आई है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.833। अब मुझे वैल्यू एंगल में बताना है, तो एंगल में वैल्यू कैसे बताऊंगा, तो इसके लिए आपको टेंजेंट का टेबल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए टेंजेंट का टेबल को देखते हैं। ओके, तो ये हमारा टेंजेंट का टेबल है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत है कि थोड़ा सा ये धुंधला टेबल है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसी से काम चला लेते हैं अपना। हमारा जो वैल्यू है वो 0.833 वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, अब आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देता होगा। ठीक है, अब हमारा वैल्यू कितना था 0.833। ठीक है, ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग नज़दीक चलते हैं। देखिए ये सारी वैल्यूज़ पॉइंट पे रखी गई है, 0.8 की बात हो रही है हमारी, तो थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे आ रहे हैं 0.7, 0.7, 0.8 पे आ गए। देखिए ये 0.8 से सीरीज यहाँ से चालू हो जाता है, कहाँ से होता है, इस जगह से चालू होता है 0.8 का सीरीज। ठीक है, देखिए इस जगह से हमारा 0.8 का सीरीज हमारा चालू हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस जगह से हमारा 0.8 का सीरीज चालू होता है। अब हमारी जो वैल्यू है वो 0.833 है। देखिए तो ये 0 0 है तो नहीं चलेगा, ये भी 0 0 है नहीं चलेगा, ये भी है 0 0, ये 0.82 है। ठीक है, 2 के बाद ये 9 है, तो इसको 8.3 बोल सकते हैं हम लोग, पर अभी ये नियर अबाउट दी नहीं है। ठीक है, देखिए ये 0.83। ठीक है, देखिए अब ये वैल्यू काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं अपन, तो 0.834 है। ठीक है, अब ये 4 जो वैल्यू आया है ये कितने आया है, 39 डिग्री पे आया। अब इसी वैल्यू को देखिए ऊपर लेके जाना है हमको, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब पोजीशन पे लेके जाके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं चलिए, तो इसी वाले को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो देखते जाइए कितना है इसी रो में। इसी रो में जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो देखिए ये आया 50, और ये कॉमा देख रहे हैं ये बोलते हैं मिनट। तो 1 डिग्री 1 मिनट 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये कितना बन गया अभी, 39 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक, ठीक है, देखिए तो कितना आ गया 50 मिनट और ये आ गया 39 डिग्री। अभी देखिए ये आपका 3 है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये 3 बन जाए, मतलब कि 0.83415 है। ठीक है, अभी इसको आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये कितना है अभी 0.83415 है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये 3 बन जाए, तो मैं इसमें से कितना माइनस करूंगा, मैं तो मेरा 3 के हिसाब से आ जाए, मतलब 100 के आसपास अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा काम हो जाना चाहिए इसमें से। तो मैं इसको 98 से माइनस कर देता हूं। ठीक है, देखिए तो किससे माइनस करूंगा मैं, 98 से मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो ये बनेगा 10 में से 5। ठीक है, देखिए 10 में से सॉरी 15 में से 8 गया तो 5 और ये 2 7 बचा। ठीक है, ये बच गया 0, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1 और ये बन जाएगा 3, और ये बनेगा 3 और ये बनेगा 8, यही बनने वाला है हमको। ठीक, तो 833 आ गया हमारा कम से कम वैल्यू। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा,
इसके लिए मुझे इसको 98 से माइनस करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए इसको 98 की तरफ में, अब इसको अगर हम 98 की तरफ देखेंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है हमारा 98 वाले में 2, ये देख रहे हैं मिनट, ये भी मिनट है, तो कितना था हमारा 50 और ये बना 2। ठीक है, देखिए अभी हमारा जो वैल्यू आया था 0.833 का, तो देखिए हमारी जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 39 डिग्री, फिर 50 मिनट की तरफ गए, फिर बाद में एक मीन डिफरेंस करके था उसमें था 2, तो इसको क्या करना है, इससे प्लस कर देना है। ठीक है, जब वैल्यू है उसको हमको हमेशा माइनस करना रहता है। जो 2 डिग्री, ये 50 डिग्री आ रहा था हमारा, देखिए यहाँ पास में ये जो 2 डिग्री है, ठीक है, इसकी जो ये वैल्यू है, ये मीन डिफरेंस लिखा रहता है यहाँ, इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू है उसको माइनस ही करना है, पर डिग्री में इसको प्लस करना है। ठीक है, डिग्री टाइम पे प्लस, तो ये डिग्री जो था, ये 2 मिनट का डिग्री जो था, ठीक है, इसको प्लस करिएगा 50 से, तो कितना बन जाएगा हमारा 39 डिग्री 50 + 2 52 मिनट। ठीक है, अब इस वैल्यू को लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 39 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, अब इसको लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कुछ लोग इसको राउंड फिगर करके 40 कर देते हैं, 40 डिग्री। कुछ लोग इसको पॉइंट पे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए ये 52 मिनट है, अब इसको 60 डिग्री, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो इसको लिखूंगा 39 डिग्री 52 डिवाइड बाई 60, तो डिवाइड बाई 60 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा डिग्री। तो देखिए कितना डिग्री आता है 52/60 में, तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ इसमें थोड़ा सा, तो 52 डिवाइड बाई 60, तो मेरी वैल्यू आई 0.866। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरी वैल्यू कितना लिख सकता हूँ 39 डिग्री 0.86 डिग्री, इतना लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। तो बहुत लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तीनों में से आपको देखिए अब अलग अलग वैल्यूज दे सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि 39 डिग्री 52 मिनट दे रहा है, या फिर 40 डिग्री दे रहा है राउंड फिगर करके, या फिर 39.86 डिग्री दे रहा है। तो आपको जो मन चाहे आप उसको वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये सीट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा नेट में। फिलहाल में मैंने भी नेट से ही डाउनलोड किया है, मेरे पास भी नहीं था। ठीक है, तो आप गूगल में आप टेंजेंट लिखेंगे इस टाइप से, नेचुरल टेंजेंट, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से नेचुरल टेंजेंट आपका लिखा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बार बोला था इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो आपको वैल्यू को देखना है। कभी कभार आपको डिग्री दे देता है, बोलेगा कि 10/7 का डिग्री बताइए। ठीक है, तो देखिए 10/7 बोला खाली, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी। अगर उसके बाद में कुछ मिनट उनट बोल देता है तो आपको आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, आप एक एग्जांपल समझिए, आपको बोलता है कि 10/7 डिग्री और ये 20 है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि 21 डिग्री बताइए। ठीक है, 7 डिग्री 21 मिनट के बारे में इसका वैल्यू बताइए तो कितना होगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, देखिए उसको। तो 7 डिग्री ये 20 है, तो देखिए ये वाला वैल्यू लेंगे हम लोग, तो कितना वैल्यू है 0.12867, यही वैल्यू है। ठीक, अब 21 है और ये तो 20 है, अब 1 डिग्री मुझे और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 30 दिख रहा है आपको, ये 1 मिनट है, तो ये 30 को इससे माइनस कर दूंगा, तो ये बनेगा 7, 6 में से 3 गया 3, ये 821, तो मेरा वैल्यू आया 0.12837। ठीक है, और डिग्री को कैसे लिखेंगे, देखिए 20 + 1 प्लस करना है हमेशा, पर ये देखिए 21 के बाद में ये इसके आगे वाला वैल्यू को नहीं लेना है, इसके हमेशा पीछे वाले वैल्यू को लेना है। अगर 20 बोल रहा है, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है आपको दे देगा वैल्यू 27। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, इसको 27 बोल दिया तो आपको 30 वाली वैल्यू को नहीं लेना है। 20 का 30 छोटा, 30 बड़ा हो गया ना 27 से, तो हमेशा पीछे वाला वैल्यू को ही लेना है। 27 बोला है तो 20 वाला वैल्यू को ही लेके उसके बाद ये 7 जो मिनट है डिफरेंस, इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, याद रखिएगा 30 वाले वैल्यू को मत लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अब यहीं खत्म करते हैं। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं एक ठो। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखिए स्ट्रिंग है। ठीक, तो 200 न्यूटन का यहाँ पास में स्ट्रिंग लग रहा है, ये एक हिंज टाइप से बनाया गया, एक तो यहाँ पास में वायर लगा है, एक तो यहाँ पास में वायर लगा है। ठीक है, ठीक। फाइंड द टेंशन ऑफ T1 एंड T2। पूछ रहा है कि T1 और T2 में कितना टेंशन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो इसके लिए हमको कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, ब्रेक करते हैं। देखिए सबसे पहले T1 कंपोनेंट और T2 कंपोनेंट को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए T1 और T2 को हमारे टेंशन लगे हुए हैं, तो T2 को अब देखिए इस पोजीशन पे अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूं, ठीक है, देखिए इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूं तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा। देखिए ये वाला एक इधर जाएगा और एक ऊपर जाएगा T1 के लिए। तो ये T1 है, इसका ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो ये भी क्या निकले, कितना निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो इस वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, अगर ये सामने ऐसे मैं रखूं तो इसको बोलेंगे साइन। ठीक है, तो मेरा वैल्यू कितना है, सॉरी कॉस, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, T1 कॉस 30। ठीक है, अब देखिए इसको रोकने के लिए मेरे पास में यहाँ पास में एक कंपोनेंट है T2 का कंपोनेंट, ये ऐसा, ये 45 है तो ये भी 45, तो ये बनेगा T2 कॉस, ये भी बनेगा T2 कॉस। ठीक है, देखिए ये एंगल है, ठीक है, याद रखिएगा एंगल के सामने वाला साइन और एंगल के नीचे वाला कॉस, तो सामने वाला मतलब कि ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो T2 कॉस 45। ठीक है, ठीक। देखिए तो ये वाला कंपोनेंट T1 कंपोनेंट T2 के बराबर रहेगा एक दूसरे के। ठीक है, तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। अब ये 200 न्यूटन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए इसको ऊपर से भी तो कोई खींचना चाहिए, तो इसका ये जो एस वाला साइन वाला कंपोनेंट है ये मिलेगा हमको। तो ये दोनों के लिए सेम टाइप का रहेगा। देखिए ये रहेगा आपका T1 साइन 30 इसी साइड में लगेगा, और T2 साइन 45 ये भी ऊपर ही लगने वाला है, दोनों का सम मिला के 200 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो T1 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, T2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू को निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। T1 निकाल लेते हैं, चलिए T1 के लिए 2 को ऊपर ले जाइए, तो T2 2/√2 और ये आएगा √3 नीचे, तो ये आएगा √3। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये √2 इससे कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा √2। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आएगी T2 √2/√3, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए 200 न्यूटन के लिए ये दोनों ऊपर में फोर्स लगे हुए हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 45, दोनों मिलके बनेगा 200 न्यूटन का फोर्स इसको रोकने के लिए, ये दोनों। ठीक है, इसको ये रोकेगा, इसको ये वाला रोकेगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है, ठीक है 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, 200। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या करना है, ये T1 और T2 है और इसमें से हमको एक वैल्यू को इसमें से निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि T1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, कैसे, देखिए बहुत सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, T1 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो क्या निकलेगा यहाँ पास में, T2 √2/√3 डॉट, और ये आएगा 1/2, ये आएगा T2 1/√2 और ये आएगा 200, यही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। अब क्या करना है, T2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, इसके लिए इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं काटूँ यहाँ से और ये बन जाएगा √2। ठीक है, ठीक, तो ये क्या बनेगा 1/√3 √2 प्लस 1/√2
2, यही बनेगा, और ये आएगा 200। तो T2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, T2, अब देखिए इसका एलसीएम अगर लूँगा मैं तो वैल्यू आएगा √3√2, तो √3 कैंसिल, 1 बचा, अब √2 कैंसिल, ऊपर बचेगा √3 इक्वल टू 200, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 इंटू √3√2 डिवाइड बाई 1 प्लस √3, ठीक है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। √3 की वैल्यू डालिए, यहाँ पास में √2 की वैल्यू डालिए, और यहाँ पास में √3 की वैल्यू डालिए। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो भी T2 की वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, आपको इस वाले वैल्यू में पुट करना है। T2 की वैल्यू को यहाँ पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। As shown in the figure, 3 blocks connected together lie on a horizontal frictionless table and pull to the right। देखिए ये इस साइड में ये मूव हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब ये जब इस साइड में मूव हो रहा है तो इसका फोर्स है 50 न्यूटन का फोर्स है। इफ M1 इज 5 kg, ये 5 kg का है, M2 10 kg, ये 10 kg का है, और M3 कितना है, 15 kg का है, ठीक है। फाइंड द टेंशन T1, मतलब इस वाले वायर पे कितना टेंशन आएगा, और फाइंड द टेंशन ऑफ T2, तो इस वाले टेंशन पे कितना आएगा, ठीक है। ठीक, अभी इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहला कि ये 50 न्यूटन का फोर्स जब इस पर लग रहा है राइट साइड में, तो ये बॉडी एक्सेलरेट हो रहा होगा। अब सब के सब इंटरकनेक्टेड है, अब जितने एक्सेलरेशन से ये M3 चल रहा है उतने ही एक्सेलरेशन से M2 और उतनी ही एक्सेलरेशन से M1 भी चल रहा होगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन की जरूरत बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। देखिए कैसे, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब तीनों के बॉडी एक साथ एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है, इस तीनों को खींच रहा है, एक साथ खींच रहा है, तो फोर्स आएगा M1 M2 M3 और बॉडी एक्सेलरेट हो रही है A। फोर्स है हमारा 50 न्यूटन का, M1 है 5, दूसरा है 10 और तीसरा है 15, और ये बना A। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 5 ये हो गया 20, और प्लस 3 10 30, तो ये हो गया 30 इंटू A, और ये बन गया 50, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं तो A की वैल्यू कितनी आई हमारी, 50/30, कैंसिल, आंसर आया 5/3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं दिया गया है इसमें कि कितना स्पीड से चल रहा है, ये एक्सेलरेशन इसका मान लीजिए, ठीक है। यहाँ केजी दिया हुआ है क्योंकि अभी, ठीक है। पॉइंट ये है अभी एक्सेलरेशन आ गया है, अब हमको चाहिए T2 और T1 की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, इसको कैसे निकाला जाएगा। अभी आप इस पे एक चीज़ देखिए कि क्या क्या चीज़ें दी गई है। अगर आप इस वाले वायर, इस M2 को देखेंगे अगर आप, ठीक है, तो M2 में आपको एक चीज़ दिखाई देगा, ये T1 इसको इधर खींच रहा है और T2 इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। अभी इस वाले बॉडी ये एक्सेलरेट हो रही है, ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस पॉइंट पे ये T2 इसको इधर खींच रहा है, T1 इसको इधर खींच रहा है, और ये मोशन में तो है ही। अब हमको क्या निकालना है, T1 और T2 दोनों चाहिए। अभी इसको देखिए कैसे कर दिया जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले हम M1 में आएंगे। M1 में इसके पीछे इसको खींचने वाला कोई नहीं है, इसको सिर्फ ये आगे खींच रहा है, ठीक है। अब ये बॉडी आगे खींच रही है, और ये T1 किसके बराबर में रहने वाला है, तो ये T1, ये मास जो है इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा ये T1 उसी के बराबर रहने वाला है, क्योंकि T1 को तो ये M1 को सिर्फ T1 खींच रहा है, ठीक है। टेंशन पड़ रहा ना यहाँ पास में, देखिए तो T1 कितना आएगा, M1 इंटू एक्सेलरेशन। M1 भी हमारे पास में 5 है और एक्सेलरेशन भी है, मतलब 5/3, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कितना आया, 25/3 न्यूटन, ठीक है। जितने भी फोर्स है वो सब न्यूटन में रहेंगे, ठीक। अब T2 की वैल्यू आती है। T2 वैल्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अगर मैं सिर्फ T2 यहाँ से निकालूं तो इसको T1 इधर भी तो खींच रहा है, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, तो मैं इसको मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डायरेक्टली नहीं निकाल सकता।
तो इसमें मैंने आपको लिफ्ट वाला एक क्वेश्चन बताया था, उसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करना है। अब देखिए बॉडी जो है वो किधर जा रही है, राइट साइड में जा रही है, एफ, ठीक है। तो बॉडी राइट साइड में जा रही है और एफ जो न्यूटन का फोर्स है वो भी 50 न्यूटन इधर ही लग रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, एफ, ठीक है, ठीक। एक्चुअल में जो इसका फोर्स है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन m3a, ठीक है। बॉडी इधर जा रही है, इसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, T2 फोर्स लग रहा है, T2 टेंशन। तो ये लगा लीजिए T2। बॉडी जो है ये जो m3 ये इस मोशन में जा रहा है, इसलिए f को पहले लीजिएगा। अगर मोशन राइट साइड लेफ्ट साइड में होता तो T2 पहले होता, ठीक है। मोशन राइट साइड में है इसलिए f, फिर उसके बाद T2 इसको रोकने की कोशिश कर रहा है इसलिए T2 को रोक दीजिए, माइनस कर दीजिए। टोटल एक्सेलरेशन जो हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है, टोटल फोर्स वो कितना है, m3a, ठीक है, ठीक। अब देखिए m3 कितना है हमारा, m3 है हमारा 15, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी 5/3 के हिसाब से, f है 50, T2 निकालना है, ठीक है। देखिए 3 बन जा 3 5 जा, ये बनेगा 25, ठीक है, ठीक। 50 माइनस T2 को उधर ले जाइए, 25 को उधर ले आइए, तो 50 माइनस 25 इक्वल टू T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आई, 25 न्यूटन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बॉल ऑफ मास 1 kg, ठीक है, हैंग इन इक्विलिब्रियम फॉर्म टू स्ट्रिंग ONOB, व्हाट आर द टेंशन इन OANOB। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, पर इसमें हम लोग लेमिस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक लेमिस थ्योरम का यूज़ नहीं किया था इस पर, तो इसलिए इसको लेमिस थ्योरम के थ्योरम से करते हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, 30 डिग्री और 45 डिग्री वाला था, तो इसको हम लोग टेंशन वाले फॉर्मूले से किए थे। अब इसको थोड़ा अलग मेथड से करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। क्या होता है, पिछले वाले मेथड से हमारा जो क्वेश्चन था वो काफ़ी लेंदी हो गया था। हमने क्या किया था, T1 कॉम्पोनेंट को ब्रेक किया, T2 कॉम्पोनेंट को ब्रेक किया, पर हमको इसमें ये तीनों एंगल्स नहीं दिया गया था। ये 60 ये दिया हुआ था, पर ये दोनों एंगल्स हमको नहीं दिया गया था। जब एंगल दे दिया है तो क्यों तकलीफ झेलें हम। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, इसके लिए पीछे एंगल 90 है, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, T1 के पीछे है 150, यही है, ठीक है। तो कितना आता है देखिए, सॉरी, तो T1 डिवाइड बाई साइन 150, यही आएगा, इक्वल टू T2 के पीछे कितना है 120, तो ये आएगा साइन 120, और ये 10 न्यूटन है, तो सीधा सीधा इसको 10 लिखिए, पीछे वाला एंगल है 90, तो ये आएगा साइन 90। क्या होता है कि 150 डिग्री का एंगल हमको याद नहीं रहता है कि कितना वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। साइन 150 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ। 180 में 30 गया तो 150 बचता है, ठीक है। T2 साइन 180 माइनस 120 चाहिए तो मतलब 60, यही होता है, ठीक है। 10 साइन 90 की वैल्यू 1, तो 10 वैल्यू, ठीक है। T1 साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। T2 साइन 180 माइनस 60 होता है साइन 60, ठीक है। और ये बचा 10। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, T1 की वैल्यू चाहिए, निकाल लीजिए T1, इसको इससे रिलेट करिएगा, ठीक है। T1 अपॉन साइन 30 इक्वल टू 10, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10.1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा, T1 की वैल्यू आई 5। T2 की वैल्यू निकालिए, T2 इक्वल टू 10 डॉट साइन 60, कितनी वैल्यू आएगी, 10 साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2, 2 1 जा 2 5 जा, आंसर आया 5√3। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ साइन T1 एंड T2, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से
आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं, ठीक है। वैसे 1 kg का वेट दिया गया था तो 10 न्यूटन इसको बनाया गया क्योंकि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अब यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बॉडी m1 ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक टेबल है जिसमें एक m1 का मास रखा गया है। इट इज कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग विच पास ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ये पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। एंड कैरी एट द एंड ए बॉडी m2 ऑफ मास 5 kg। एक बॉडी m2 है जो 5 kg का है, यहाँ पास में इसको टांग दिया गया है स्ट्रिंग से मदद से। What acceleration will be produced in the body when the nail fixed on the table is removed? तो क्या किया गया था कि इसको फिक्स करके रखा गया था। अब इसमें से नेल को हटा दिए हैं जिससे ये बॉडी मोशन में आ गई है। किसके कारण, देखिए, what will be the tension in the string during the motion of the body and when the body stop। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है इसमें। अभी क्या हो रहा कि जब इसका नेल को हटाया गया तो ये बॉडी मोशन में आ गई और ये राइट साइड मूव करने लग गया। अब देखिए इसमें कैसा है कि ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ आ रही है जिसके कारण ये बॉडी भी मोशन में आ रहा है। अब ये बॉडी जितना भी मोशन करेगा ये वाला बॉडी भी उतना ही मोशन में आएगा। ये बॉडी का एक्सेलरेशन जो भी होगा इस बॉडी का एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए, तो ये फोर्स जो है m2g, अब हमको इसको न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है। अब ये वाला फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स है m2g वाला फोर्स। तो कितना रहेगा, देखिए m2 है हमारा कितना, m2 है हमारा 5 kg और m1 है हमारा 10 kg, ठीक है। तो F2 कितना रहेगा, देखिए यहाँ पास में F रहेगा हमारा m2 मतलब 5 इंटू जी कितना है 9.8 दिया गया है, यहाँ पर से पहले से ही दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, अब मास कौन सा ले, खाली ये वाला लें कि ये वाला लें, तो दोनों को लेना है क्योंकि दोनों हेल्प कर रहा है। तो m1 ले लीजिए आप 5 और m2 ले लीजिए, सॉरी m2 ले लीजिए 10, m1 ले लीजिए 5। तो 5 प्लस 10 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमको चाहिए निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कितनी हो रही है। तो 5 इंटू दिस, तो कितना आएगा, 5 8 जा 40, 0 4 ऊपर, 5 9 जा 45 और 4 49, तो 49 आ गया यहाँ पास में। ये आएगा 15 इंटू ए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 49 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो दिस इज अवर एक्सेलरेशन, ओके। तो ये दोनों पे उतना ही एक्सेलरेशन लेगा, इस पे भी और इस पे भी। अब देखिए हमको क्या निकालना है, वाट, इसका वाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग चाहिए हमको कि एक्सेलरेशन हमारा टेंशन कितना आ रहा है। तो देखिए ये बॉडी इधर से इधर मूव हो रही है, इसको पीछे खींचने वाला कोई नहीं है, तो इसके लिए हमको सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाला। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स मतलब कि ये टी वाला टेंशन टी है, एक्सेलरेशन बॉडी का मास है m1 मतलब कि 10, एक्सेलरेट हो रहा है 49 डिवाइड बाई 15 के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो अब इसको मैं आराम से कर सकता हूँ वैल्यू को। तो 3 1 जा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इसकी वैल्यू की 3 1 जा 3, ये 1 बचेगा 19, तो 6 जा 18, 10 मतलब 16.3 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 का 2 1 ऊपर, 2 1 जा 2 1 3, तो 32.6 का टेंशन पड़ेगा इस वाले पे भी और इस वाले पे भी, दोनों पे सेम टेंशन पड़ने वाला है। अब देखिए हो क्या रहा है, अभी पूछ रहा है कि व्हाट व्हेन द बॉडी स्टॉप। अब देखिए ये बॉडी मोशन में थी, अचानक मैंने क्या किया, इसको रोक दिया, इसको रोकते ही साथ इस पे टेंशन पड़ेगा इसको रोकने के लिए, ठीक है।
तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन पे आ रही है, ये नीचे गिर रहा है, अचानक मैंने इसको रोका और इस पे हाईली टेंशन पड़ने के बाद ये टूट जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका टेंशन कितना होगा, क्या ये टी टेंशन से ज़्यादा होगा कि टी टेंशन से कम होगा। तो जब बॉडी स्टॉप हो रही है तो उस टाइम पे इस टेंशन को आप मान लीजिए कि ये टी डैश है, ठीक है। तब इस पे कितना टेंशन पड़ेगा इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस टाइम पे ये बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, तो ए जीरो हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। इस पे क्या है, सिंपली ये सिर्फ हैंगिंग पोजीशन पे है, मतलब m2g जितना भी वैल्यू होगा वही t का वैल्यू होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ m2g की वैल्यू निकालनी है, m2g। तो m2 कितना है हमारा, m2 है हमारा 5, g कितना है 9.8, तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 49 न्यूटन। तो देख सकते हैं अगर सडनली मैंने इसको रोक दिया, बॉडी एक्सेलरेट थी और रोक दिया, तो इसका इस वायर पे अचानक टेंशन बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। जब बॉडी मोशन में रहती है तो इस वाले वायर पे टेंशन कम रहता है, जब मैं इसको रोकूंगा, ब्रेक करूंगा, तो इस पे टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ट्रेन चल रहा है और ट्रेन के बीच में ये क्या बोलते हैं जॉइंट रहता है, तो ट्रेन मोशन में है तो ओके, जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा तो इस पे जो जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है कि जॉइंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, जॉइंट बहुत मजबूत होना चाहिए, ये हर जगह पे काम करता है। कोई बॉडी देखिए चल रही है और आप इसको रोकना चाहते हैं, एक रस्सी पीछे लटकी हुई है, अब रस्सी को अगर आप पकड़ोगे तो इसको रोकने के लिए बहुत ताकत लगना पड़ेगा आपको, समझ सकते हैं। तो रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो जब ये रुक गया है तो उस पोजीशन पे इसका फोर्स कितना लग रहा है, टी डैश, तो 49 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। ऐसी खूब सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं रेफरेंस बुक पे, आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जो यूज़ करता हूँ वही यूज़ करें, मेरे पास रेफरेंस बुक वैसे भी बहुत कम है, ठीक है। तो आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं और जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाइए। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज में आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।